खान, मोहम्मद फहान। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों? हाँ भाई, टीएम, शहवार खान, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद फहाम, कामरान लगारी। नहीं बेटा, टीएम आप जिस जो भी आपका नाम है, अब आपका नाम मुझे नहीं पता, आप हाई भी अल्फाबेट के नाम से हो बेटा। ये नए बैच की नई क्लास है। चलें सर, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा आप लोगों का जरा इंट्रोडक्शन एक जो है वो रिसीव करना चाह रहा हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप लोग किस स्टेज के ऊपर हैं। आपको पता है ये एक न्यू बैच है, काइंड ऑफ रिफ्रेशर बैच है, और ऑब्वियसली एमएफए बिल्कुल नया ही है। आपने स्टैट्स देख लिए होंगे आईकैप के, मतलब पूरे पाकिस्तान में आई थिंक 1200 बच्चे ना, आई थिंक 1250 बच्चों ने पेपर अपेयर किया था लास्ट अटेम्प्ट के अंदर। क्योंकि हुआ ये था कि आपको पता होगा कि ये पेपर बीएमबीएस को रिप्लेस करके आ रहा है। ऑल्दो ये बीएमबीएस को रिप्लेस करके आ रहा है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली बीएमबीएस। इसमें पूरी गेम चेंज हो गई है। मैं उसके ऊपर बात करता हूँ और सिलेबस के लूप होल्स के ऊपर भी बात करता हूँ। सेकंड, एक चीज और ये भी हुई थी कि लास्ट अटेम्प्ट के अंदर बुक और बहुत सारा कंटेंट ग्रेजुअली आया था। तो जिस तरह बेचारा बच्चा बारी बारी कोर्स सीख रहा था, वैसे ही हमारे पास भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारा आइटम आता जा रहा था। आई थिंक अब इन्होंने शायद आपको बुक अपडेट करके भेज दी है। तो मुझे आप लोगों से ये पूछना था कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एमएफए लास्ट अटेम्प्ट में जिनको देना था और उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि पहली अटेम्प्ट हो जाए तो फिर देंगे। कोई भी ऐसा नहीं है? आप में से कितने ऐसे जिन्होंने एमएफए लास्ट अटेम्प्ट में दिया है? अच्छा, आप लोगों ने एमएफए लास्ट अटेम्प्ट में दिया है, आपने नहीं, फर्स्ट टाइम दे रही है। तो पहले आप ग्रुप ए में थी, या बीएमबीएस दिया था और वो रुक गया, और फर्स्ट टाइम दे रही है। अच्छा, आप दोनों का रुक गया है। क्या स्कोर था आप लोगों का? ओके, और अटेम्प्ट कितने मार्क्स का किया था? अच्छा, अटेम्प्ट ही 47 मार्क्स का किया था। क्या गलती? टाइम मैनेज नहीं हुआ, लेकिन 47 तो बहुत कम मार्क्स हैं। इतनी अच्छी आती थी? अच्छा, ओके। और आप? आपने मुझसे ही पढ़ा है? मैं आपको जानता नहीं हूँ लेकिन। अच्छा, पूरे सेशन में ऑनलाइन थे? चलो, नाइस टू मीट यू। और आप? हाँ यार, इस दफा हर बंदा जो मुझे फेल होने वाला मिला है एमएफए के अंदर एटलीस्ट, उसका यही है। अभी एक दो बच्चे और हैं, अभी क्लास को ज्वाइन करेंगे, वो बहुत फिट बच्चे हैं, मतलब आपकी क्लास के। उकाशा का नाम आपने जो है वो सुना, वो अक्सर मैं उसकी एग्जांपल में यूज कर रहा होता था। 44 पे फेल, 80 मार्क का किया, वो पेपर पूरा नहीं किया, वो सवाल छोड़े में। तुम भी एमएफए में एनरोल्ड थे मेरे पास? मैं तुम्हें जानता क्यों नहीं, मतलब तुम्हें मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम लोग को देखा क्यों नहीं क्लास में कभी? पूरा सेशन ऑनलाइन या रिकॉर्डिंग है ऑनलाइन? और आपने लास्ट टाइम पेपर दिया, फर्स्ट टाइम दे रहे, क्या स्कोर था? और कितने मार्क्स का किया? 80 तक का किया था। उस हिसाब से थोड़े से कम मार्क्स हैं, क्योंकि एफिशिएंसी रेट 50% से कम है। समझ गया। और आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, आप लास्ट टाइम मेरे पास थी, कॉस्टिंग में थे ना, ऐसा ही है। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों, कामरान, दानिश, फहाम, तुम तीन नाम तो मुझे जाने पहचाने से लग रहे हो। शहवार खान, बेटा आप कौन से वाले शहवार खान है? बीकानॉस वाली? मोहम्मद सलीम, दानिश मुख्तियार, आप लोग जरा मुझे बता दें आप लोगों का क्या स्टेटस है? अच्छा शहवार, आप वही वाली है। शहवार बेटा, आपने एग्जाम दिया था? नहीं दिया था ना? आपको शादी मुबारक हो, मुझे सुनने में आपने शादी कर ली। अच्छा सर ये हमारी बड़ी पुरानी स्टूडेंट है वीकना उसकी, और मुझे लास्ट टाइम किसी ने बताया उसकी शादी हो रही है, तो मैंने कहा एग्जाम तो उसने दिया नहीं होगा, और हालांकि हमें इस बच्ची से बड़े अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी। शहवार बेटा, मुझे क्लास के बाद बताना कि इस वक्त कितने पेपर कर रही हो, अपना पास प्रिपेयर कर रही हो, और जरा ध्यान के साथ जो है ना वो पेपर को अब जरा आपने करना है अटेम्प्ट, अब जरा सीरियस होकर आपने बात करनी है। क्लास मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे दूं, थोड़ी सी आपको सिलेबस की डेप्थ बता दूं। ऑल्दो आप में से जिन लोगों ने पेपर दिया हुआ है उन लोगों को तो ये डेप्थ होगी मालूम, और क्योंकि ये न्यू बैच है, तो जिन लोगों ने पेपर दिया हुआ है मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बेयर विद मी ऑनलाइन एज वेल। बेयर विद मी बिकॉज आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपको कख भी नहीं आता, क्योंकि अगर आपको आता तो आप रिफ्रेशर में ना होते, चाहे 48 पर भी फेल हो। क्योंकि मैं, आप देखें, आपस की बात है, मैं बीइंग अ टीचर आपको नहीं बोल रहा, आप समझे, मैं आपके घर में बड़ा कोई कजन हूं जो आप नहीं चाहते कि ईद के ऊपर आके आपसे आपका रिजल्ट पूछे। तो मैं आपको सिर्फ एक काम की बात ये बोलूंगा प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर, किसी 48 इज एज गुड एज अ 0, तो दोनों ने कब्र में जाना। अब 48 पे एटलीस्ट दुख बहुत होता है, क्योंकि देखो जिसके 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, लाइक तुम्हारे तो चलो तो 30 आ रहे हैं, तुम्हें तो पता है कि तुमने किया ही 50 मार्क्स का है,
लेकिन कुछ लोग हैं जो पूरा अटेम्प्ट करने के बाद भी 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको भी पता होता है, क्लास में सब बच्चों को आइडिया होता है कि इसने 6 महीने एंजॉय किए, तो कम से कम दुख नहीं होता। दुख होता है 44, 42, 40, 47, 48, 49 वाला झूठ बोल रहा है, 49 नहीं आते। सर ये दुख इसलिए होता है कि इतनी मेहनत की है और बिल्कुल वो एक एंड पर आके आप फेल हो जाएं तो जाहिर सी बात है आपको एक बड़ा उस पर जो है ना मुश्किल हो जाती है। और बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, मैं खुद भी ये प्रिज्यूम करता हूं कि भाई ये बच्चे के ना 6 महीना दोबारा उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है ना। ये पेपर अभी फर्स्ट टाइम आया है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल अगर आप मुझसे पूछें तो मॉडरेट टू लो था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत आसान पेपर था। जिन लोगों को आसान लगा या जिनका ड्यू टाइम में हो गया, उन्होंने यकीनन सही से अटेम्प्ट नहीं किया। अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं 2 घंटे में बाहर, बाकी पूरी कौम परेशान होती है क्या कर रहा होता है, वो बाहर निकल के पूछो पेपर कैसा हुआ, बोलता मुझे आता नहीं था इसलिए बाहर आ गया। तो ऑब्वियसली ऐसा भी होता है कि लोगों को नहीं आ रहा होता पेपर, या उनको लग रहा होता है इतने में काम हो जाएगा। नॉर्मली टिपिकल किस्म के सवाल हमारे पास आए। अच्छा मैं आपको ये बता दूं ऑनेस्टली, इस सिलेबस की लेंथ छोटी। आप में से वो लोग जो रेगुलर क्लास के बच्चे हैं या जिनको आइडिया होगा, जो अभी कॉस्टिंग के अंदर भी थे, उनको ये पता होगा कि हम जो नॉर्मल क्लास का टाइम लगा रहे होते हैं उसमें कॉस्टिंग की क्लास आपकी 2 घंटे की होती है, एमएफए की क्लास में नॉर्मली 1.5-1.25 घंटे की लगा रहा होता हूँ। वो 1.5-1.25 घंटे की क्लास इसलिए कि वो 2 घंटे की क्लास में टॉपिक पूरा हो चुका था। जहां पर ना एक आध दिन ऐसा हुआ है कि हमने 2-2.5 घंटे की क्लास ली है, ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन द नीड ऑफ द एरिया, वरना लंबी क्लास इसके अंदर मैं नहीं लगाता। मेरी नियत भी है और मेरा प्लान भी है कि इसको थोड़ा सा मैंने जल्दी बंद करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको जरा बता दूं कि हमने किस तरह से इसको लेके मूव करना है। अच्छा आप लोगों की ना 2 क्लासेस होंगी। एक क्लास आप लोगों की होगी विद रेगुलर बैच, जिसमें नया टॉपिक जैसे ही स्टार्ट होगा यू विल बिकम पार्ट ऑफ दैट बैच। और एक आपकी क्लास होगी उन 2 एरियाज की जो एरियाज अब तक हमने क्लास में करवा दिए हैं, ठीक है। मैं आपको आपके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूं। बेटा आपके सिलेबस में ना 3 ग्रेड है। पेपर में जो टॉपिक आता है वो ग्रिड वाइज सेक्शन डिवाइडेड नहीं होते। पेपर में थोड़े से एमसीक्यूज आपके पास हैं, बाकी आपके पास लंबे सवाल हैं, लेकिन एग्जामिनर बाय द लेटर ये फॉलो कर रहा होता है कि जितने परसेंट की वेटेज है उतने परसेंट मार्क्स आपके पास एग्जाम के अंदर आ रहे हो। तो आपका जो पहला ग्रेड है, पहले से मुराद जो आपका आखिरी ग्रेड है, हमारे लिए पहला है जहां से मैं स्टार्ट करता हूं, जो 20 से 25 मार्क्स का एरिया है, उसमें सिर्फ 3 टॉपिक हैं मिल मिला के। ये 3 टॉपिक मिला के अप टू द मैक्सिमम ऑफ 25 मार्क्स टू द मिनिमम ऑफ 20 मार्क्स आपके पास एग्जाम में आ सकता है। एग्जामिनर याद रखें ग्रिड को फॉलो करता है, टॉपिक को फॉलो नहीं करता। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर फॉर इंस्टेंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और वर्किंग कैपिटल का 15 और 10 मार्क का रिस्पेक्टिवली एक सवाल था, 25 मार्क्स पूरे कर दिए। सर इसका मतलब इस अटेम्प्ट में बजटिंग आएगा, ये हरकत तो आपको पता है नहीं करने की होती। कोई पता नहीं इस अटेम्प्ट में बजटिंग ना आए, हो सकता है अगली 2 अटेम्प्ट तक बजटिंग ना आए। बाय द वे बजटिंग 2 अटेम्प्ट से गायब है। इफ यू डोंट नो दिस बजटिंग वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कैफेट। ये वहां से शिफ्ट होकर यहां पर आया इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ। और बजटिंग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की तरह हर अटेम्प्ट में एक मैंडेटरी एरिया हुआ करता था। मतलब किसी बच्चे ने अप्रेजल का सवाल उठा के सही सॉल्व कर लिया और किसी ने बजटिंग का सवाल उठा के सही सॉल्व कर लिया, उसका पेपर आधे से ज्यादा पास। इसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल यूज होते हैं उसकी बेस पे आपने एक डिसीजन मेकिंग का सवाल किया। ये 3 सवाल अगर आपने बहुत अच्छे से किए ना, आप 70 मार्क्स में ही बच्चों को मैंने पास होते हुए देखा है कि 70 मार्क्स का किया लेकिन पास होकर बाहर आ गए। हाँ 2 महीने तक खौफ में थे कि रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन पास हो गए। ये 3 सवाल आपने सही किए तो ये वहां से उठ के आपके पास आ गए। सर बजटिंग आखिरी जो कैफेट की अटेम्प्ट जा रही थी उसमें भी हो गया गायब, और बजटिंग लास्ट अटेम्प्ट के अंदर भी नहीं आया। बट नेवरदलेस आप कभी भी इस बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। एक और बात मैं दोबारा बोलूंगा, एग्जामिनर ग्रिड फॉलो करता है। तो अगर खुदा ना ख्वास्ता आप अच्छे बच्चे हैं, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी तैयारी की, आपने अप्रेजल पूरा पैक कर दिया, वर्किंग कैपिटल पूरा पैक कर दिया, बजटिंग में प्रैक्टिस बड़ी होती है, सवाल लंबे हैं, कोई ऐसा सच बड़ा मैसिव कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, सवाल को रीड करना आपकी मेन गेम है। अभी आप आएंगे आपको आइडिया हो जाएगा। आपने थोड़ी कम प्रैक्टिस की तो याद रखें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पेपर के अंदर सिर्फ एक ही एरिया आ जाए। बजटिंग का सवाल फेंक दे 20 मार्क का, 25 मार्क का, तो आपने जितना अप्रेजल पढ़ा हुआ है, वर्किंग कैपिटल पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपके टाइम में पेपर में नहीं आया तो आपकी स्किल्स वहां पे चेक नहीं होंगी। और ऐसा पास्ट में हो चुका हुआ है, ऐसा पास्ट में बीएमबीएस में होता था और तबीयत से होता था। एक चैप्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं खुद आपको अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं, क्योंकि इसमें बीएमएस का भी कुछ पोर्शन है इसके अंदर, कि हमारे पास पुराने बीएमबीएस में 2 चैप्टर हुआ करते थे, 8 और 2। आपके पास सिलेबस में से 8 बाहर निकल गया, 2 आपके पास अभी भी एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट 2 को उसने बड़ा कर दिया है, बड़ा इस तरह से कर दिया कि बीएमबीएस में जो था वो तो है, जो बीएमएस में था वो भी साथ लेकर आ गए। तो हमारी क्लास में एक बच्चा हुआ करता था, ये मैं आपको बता रहा हूं, मेरी पहली अटेम्प्ट बीएमबीएस की, मेरी पहली अटेम्प्ट थी बीएमबीएस की, दूसरी थी।
तो एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, वो अक्सर औकात क्लास में होता था गायब। तो वो कभी क्लास के बीच में टीचर कभी पानी पीने वॉशरूम के लिए बाहर जाए तो वो रास्ते में मुझे बच्चा दिख गया 1-2 दफा। अच्छा मैंने देखा वो दिखा मुझे क्लास के बाहर किसी के साथ था बैठा हुआ, तो मुझे देख के भाग गया। तो 2-4 दफा ऐसा हुआ। तो एक दफा मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने कहा तेरा बात सुन, तू मुझे देख के भागता क्यों है? देख तो मैंने लिया है ना, मैं तेरे बराबर आके बैठ रहा हूँ ना, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ कि क्या कर रहा है क्यों कर रहा है, ये क्या करता फिर रहा है? बोला सर वो शर्म आती है। मैंने कहा शर्म आती तो तू क्लास में आता। सर मैं आऊंगा आपके पास कल से। आ गया वो कल से, बड़ा अच्छा बच्चा, तो माशाल्लाह फॉर्म में चला गया, बड़ा रूल के उसने कैफ किया हुआ है। और BMBS का पेपर था तो मैंने उसको पकड़ा शहरोज, मैंने कहा तेरी तैयारी नहीं है? तू कह रहा था मेरी तैयारी पूरी। एक तो बच्चे का मसला ये आता कुछ नहीं था, कॉन्फिडेंस बहुत था, मोर लाइक इमरान भाई। तो अब उससे मैंने पूछा यार मुझे बता तुझे कितनी तैयारी है, तो मुझे आगे से कह रहा है सर आप मुझसे कहीं से भी सवाल पूछे। अब टीचर को कभी ये बात नहीं बोलनी चाहिए, आपका टीचर तो पूरा कोर्स पता है। मैंने कहा चल एक सवाल का जवाब दे दे। मैंने उससे चैप्टर 8 से एक सवाल पूछ लिया, आपके सिलेबस से भी रिमूव हो गया हुआ है। अच्छा वो बहुत बड़ा चैप्टर था, उसमें थ्योरीज है, कहानियां, उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था, जिस तरह हमारा बजटिंग, लेंथ बहुत थी उसकी। कह रहा वो मैंने नहीं कहा, कहीं और से पूछ ले। मैंने कहा चल। फिर मैंने उससे चैप्टर 2 से बाकी पोर्टर कंपैरेटिव स्टडी जो अच्छी खासी है, इसके अंदर पेस्ट है, सॉर्ट है, पोर्टर के 3 मॉडल। अब तो आपके पास पोर्टर के 3 मॉडल के अलावा आपके पास बॉस्टन भी आ गया और पता नहीं 2-3 मैट्रिक्स और भी आ गए। तो मैंने उससे पूछा, कह रहा है अभी 2 का रिविजन करना है। एक सवाल मैंने और पूछा, जब उसके बाद कह रहा नहीं ये थोड़ी तैयारी मेरी कम है। मैंने कहा तू छोड़ दे, तेरी हो गई तैयारी। बोले पूछे तो सही। मैंने कहा भाई मुझे समझ आ गया, मैंने पूछ लिया, तेरी तैयारी नहीं है। तो वो चैप्टर 8 और चैप्टर 2 की तैयारी उसने आखिरी दिन भी नहीं की थी, नहीं हुई तैयारी। आज न्यू बैच की क्लास थी वैसे, आज उसने वो नहीं की तैयारी। बहरहाल पेपर हुआ, उस बच्चे ने कोई एक सिंगल एग्जाम पहली अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया, कोई भी एग्जाम। अल्हम्दुलिल्लाह FR2 तो उसका बड़ा अच्छा पेपर था, उसने 6ठी अटेम्प्ट में क्लियर किया, और इतना टाइट क्लियर किया कि 4थी अटेम्प्ट में मैं और वो कॉफी पी रहे थे, कॉफी शॉप में बैठ के पढ़ रहा था वो। तो मैं उससे एक चीज पूछ रहा था तो वो मुझे बता रहा था और गलत बता रहा था। तो मैंने उसको बोला कि भाई इसमें बुक में कुछ लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है। तो फिर उसने रजिस्टर खोला, हाँ मुझे आ गया याद। तो मैंने उससे बोला शरूर ये चीजें तो आती है, फेल क्यों हुआ? तो उसने बड़ा प्यारा मुझे दिया जवाब, मुझे आज भी याद है, मैं क्लास में कोट भी करता हूँ। उसने कहा सर मसला ये था कि लास्ट अटेम्प्ट में ना मैंने पढ़ा बहुत कम दिन था, मैंने आखिरी के 15 दिन कोर्स उठाया, मेरे 45 मार्क्स आए। तो मैं उस दिन से मैंने उसको जुमला बोला कि मतलब ये किस तरह की कोरिलेशन है कि तूने 15 दिन पढ़ा तो तेरे 45 मार्क्स आए। तो खुदा ना ख्वास्ता अगर तू 3 महीने पढ़ लेता तो तेरे तो 300 मार्क्स बनते हैं, अगर दिनों का मार्क्स के हिसाब से कोई कोरिलेशन है। लेकिन उस बंदे का BM पहली अटेम्प्ट के अंदर क्लियर हो गया। अच्छा क्यों क्लियर हो गया? उसका पहले अटेम्प्ट में BM इसलिए क्लियर हो गया कि उस अटेम्प्ट के अंदर चैप्टर 2 और चैप्टर 8 ऑल टुगेदर गायब हो गया। एग्जामिनर ने उन 2 चैप्टर से पूछा ही नहीं। अच्छा जिन चैप्टर से एग्जामिनर ने पूछा वो बाकी थे चैप्टर, तो चैप्टर 2 और 8 का क्योंकि थ्रेट लेवल बहुत हाई होता है तो लोगों ने उसकी तैयारी मंड के की थी, और ये तो था निकम्मा। अब क्योंकि इसने उन दोनों की तैयारी नहीं पूरी की थी तो उसने ओवर कंपनसेट करने के लिए छोटे एरियाज की बहुत तैयारी कर ली, तो उसका BM पहली अटेम्प्ट में निकला, जो मुझे एंड तक भुगतना पड़ा क्योंकि जब भी बोलता था भाई मैंने BM पहली अटेम्प्ट में निकाला। तो मैंने कहा वो तेरा पहले अटेम्प्ट में इसलिए निकल गया कि तेरी किस्मत अच्छी थी। तो देखिए याद रखें, एज लॉन्ग एज किस्मत अच्छी है ना, परेशानी की बात नहीं है। परेशानी की बात कहां पे आती है? परेशानी की बात तब आती है जब यही काम आपके साथ रिवर्स ऑर्डर में हो जाए कि सर हम ये 2 टॉपिक तो बहुत सॉलिड जो है वो करके गए, एग्जामिनर ने नहीं पूछा, तो यू कैन नॉट ब्लेम हिम ना, वो ग्रिड को फॉलो करेगा। तो याद रखें वो ग्रिड को रिस्पेक्ट करेगा, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि किसी एक एरिया को वो रिस्पेक्ट करे कि उसने वही देना है। बट एट द वेरी सेम टाइम ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत पुरानी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पास पेपर्स के अंदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है। इंप्रूवमेंट का एक मतलब ये हो रहा है कि अब जो पेपर आपके पास आ रहा है उस पेपर के अंदर कवरेज मैक्सिमम हो रही है। तो अब जो फेल होने वाला बच्चा होगा यकीनन उसने एक आध टॉपिक छोड़ दिया होगा, वो एक टॉपिक वीक होगा या उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं होगी। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, देखिए एक काम और भी होता है, मैंने भी कॉस्टिंग क्लास में भी कुछ देर पहले ये बात बोली, आप लोगों को ये बात मैं री एम्फसाइज कर रहा हूं। आप लोग इस सीनियर लेवल पर हैं, आप लोग ग्रुप ए देख कर आ गए, आपको आइडिया हो गया कि दुनिया में क्या खेल जो है वो हो रहा है। सर याद रखें एक गलती हमसे और भी होती है, बहुत छोटी मिस्टेक है लेकिन मिस्टेक है। मैंने अगर पास्ट पेपर क्लास में सॉल्व करवा दिया और आपसे सॉल्व हो गए, तो अब वो वीडियो लेक्चर देखकर या क्लास में सवाल सॉल्व करके आपको लगा आपको आ गया, तो बच्चे अक्सर आकर आके बोलते हैं सर कोई नया सवाल दे दे, जिस तरह पता नहीं क्यों उखाड़ के जो है वो आना है लेकर। हालांकि हमने ये भी टेस्ट किया हुआ है कि जो सवाल आपने क्लास में सॉल्व किया हुआ अगर वही मैं आपको दोबारा दे दूं ना, आपसे उसके अंदर भी मिस्टेक होंगी।
इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस तो करते हैं, आपसे ये नहीं कह रहा आप प्रैक्टिस नहीं करते, कुछ लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस ही नहीं करते, लेकिन जो प्रैक्टिस करते हैं उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिनकी सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं होती। तो ये जो 44 42 वाले उनका ये मसला। और अब आपके पास एक प्रॉब्लम और भी है जो आई थिंक एमएफए के अंदर भी आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है, जो आप लोग मुझे बता रहे हैं कि पेपर पूरा नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि टाइम मैनेजमेंट का जो इशू सीएमए में हुआ करता था वो टाइम मैनेजमेंट का इशू, और मेरे ख्याल है टाइम मैनेजमेंट का इशू आपको ग्रुप बी के हर पेपर के अंदर मिलेगा। FR2 भी कोई मुझे बोल नहीं सकता कि मैं 1 1.5 2 घंटे में बाहर आ जाऊं, अनलेस आपको नहीं आता तो और बात। ऑडिट थ्योरी है, लेकिन अगर नोट करेंगे ऑडिट का पेपर भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है। तो याद रखें, अब आप जाहिर सी बात है क्योंकि यू गाइस आर मूविंग टुवर्ड्स सीफैप, तो अब टाइम कंस्ट्रेंट इज अ थिंग फॉर द एग्जाम। आपको ये काम भी पूरा करना है। 80 मार्क का पूरा करेंगे, 90 मार्क का पूरा करेंगे, आप परेशानी के अंदर रहेंगे। आपका पेपर पूरा होता है और आपके फिर भी मार्क्स बहुत गैप में आते हैं, तो फिर तो मैं आपको बोलूंगा वो जो ICAP का नया मेथड है, वो जो नया उन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया है, एक नई सर्विस उन्होंने लॉन्च की है, वो क्वेश्चन वाइज आपको फीडबैक जो है वो दे रहे होते हैं, वो आप चेक करवा लें। अब लाइक कल एक बच्चा उसने 60 मार्क का किया है, उसके 35 मार्क्स आए हैं, वो कह रहा है मैं रीचेक करवा लूं। तो मैंने कहा इसमें रीचेक करवाने लायक बचा क्या, मतलब वो क्या चेक करके बताएंगे, 4 सवाल तुमने सॉल्व ही नहीं किए। तो 40 मार्क्स जब अटेम्प्टेड ही नहीं है तो फिर तो कोई परेशानी तो ये होती सर मैंने 100 मार्क का किया है, शायद मेरा मेरिट भी लग जाए, और उसके अंदर आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं, 30 मार्क्स आ रहे हैं, तो परेशानी की बात है, ठीक है ना। तो नो विद दैट बीइंग सेड, आइए जरा इसके ऊपर बात करना स्टार्ट करें। सर आपकी जो सबसे छोटी ग्रेड है ना वो आपकी ये वाली है, इसमें 3 टॉपिक हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, बजटिंग, वर्किंग कैपिटल। क्योंकि यू गाइस आर अ न्यू बैच और आप में से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो रिजल्ट के बाद डिसाइड कर रहे हैं कि हमने जो है वो पेपर पिक करना है। सर आपके नॉर्मल रेगुलर बैच में अप्रेजल और बजटिंग एंड हो गया है, अप्रेजल एंड हो गया है, बजटिंग मिड वे है, अभी एंड हो रहा है। अगला टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना होगा वो वर्किंग कैपिटल होगा। तो आपकी चंद क्लासेस जो है वो सेपरेट चलेंगी, जिसमें आप लोग ये दोनों टॉपिक पूरे कर रहे होंगे, और बाकी क्लासेस आपकी मर्ज होकर जो है वो जारी होंगी। जो क्लासेस आपकी मर्ज होंगी आई विल मेक श्योर कि उसमें मैं वो टॉपिक स्टार्ट करवाऊं जिस टॉपिक का पुराने प्रीवियस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई डिपेंडेंसी ना हो। सर ये 3 टॉपिक आपके पास है, इनमें से 2 टॉपिक जो है अप्रेजल और बजटिंग, बेसिकली दे आर पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग से उठ के आपके पास आए हैं, तो बेसिकली वही सिलेबस जो आप पहले एक जगह पे पढ़ा करते थे वो सिलेबस अब आपने 2 जगह पे पढ़ना है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में सारे वही प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं जो आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, रेलेवेंट कॉस्टिंग में पढ़ चुके हैं। सर मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, सर मैंने पढ़ा था मैं भूल गया, परेशानी तो नहीं होगी। सर वो जो प्रिंसिपल्स आपने वहां यूज किए थे वो फिर भी कॉम्प्लेक्स थे, यहां पे ज्यादा आइटम आपका कैश फ्लो के साथ आएगा। सर ये नया टॉपिक आपके पास ऐड हुआ है, वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मल्टीपल किस्म के कुछ सवाल होंगे। ये आपके पुराने BFD में एक क्वेश्चन हुआ करता था मैक का, ये मैक के क्वेश्चन से उठ के आया हुआ है। आप में से ज्यादातर बच्चे वो जो कि कॉस्टिंग में मुझसे पढ़ चुके हुए हैं, आप मैक का नाम सुन के परेशान मत होइएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है आप लोगों को अगर याद हो, आपके नॉर्मल कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम बहुत सारे मैक के सवाल सॉल्व कर रहे होते थे। वो मैक में 2010 2011 12 में हुआ करता था। डिफिकल्टी लेवल 10 साल में देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। जो चीज 2012 में फाइनल के लेवल की थी वो कैफ के स्केल पे आ चुकी हुई। सर अगला ग्रेड आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसके अंदर पर आप ध्यान करें प्लीज, यहां पर इसके अंदर एक चैप्टर है सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये सोर्स ऑफ फाइनेंस का पूरा चैप्टर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ लग के कॉस्ट अकाउंटिंग में हुआ करता था, आपके पास ट्रांसफर हो गया, यहां पर आ गया। ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है बट टेक्निकल किस्म की थ्योरी है। इसमें डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की हुई है। आपको शेयर्स का तो पता होगा, डेट का तो होगा मालूम, लेकिन उसमें कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात भी की हुई जिसका नॉर्मल लाइफ में आपने जो है वो नहीं सुना हुआ होगा कि इसमें स्वैप्स क्या होते हैं, हेजिंग जो है वो क्या होती है, ऑप्शन पे जो है वो किस तरह से काम होता है। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल एरिया। सर इसके साथ एक और थ्योरेटिकल आपके पास एरिया है, टेक्निकल एरिया है, जिसके बारे में मैं आपको अभी से भविष्यवाणी कर दूं कि इस टॉपिक को प्लीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि ICAW के एग्जाम में और ACCA के फाइनल के एग्जाम में जहां जहां रिस्क मैनेजमेंट का एरिया और आइडेंटिफाइंग और असेसमेंट ऑफ रिस्क मॉडल दिए जाते हैं, उन पे इन डेप्थ क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि उन पे इन डेप्थ क्वेश्चन बन सकता है और अभी MFA की एक अटेम्प्ट हुई है, तो आपके पास बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं है। अगर आप लास्ट अटेम्प्ट के MFA का पेपर देके एक्सपेक्ट करने वाले हैं कि आगे भी यही होने वाला है, तो ये बहुत पुअर ऑब्जर्वेशन होगी, बिकॉज देयर इज जस्ट वन ऑब्जर्वेशन ना। अभी तो हमें 3-4 अटेम्प्ट में तो ये समझ आएगा एग्जामिनर को और हमें कि भाई MFA का पैटर्न है क्या। हाँ, अगर 3-4 अटेम्प्ट में भी ऐसे आ रहा है पेपर तो हमें आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर आपके पास अच्छा खासा काम हो सकता है। सर ये पूरा एरिया भी आपके पास थ्योरेटिकल एरिया के अंदर आता है। नाउ सर इसमें एक एरिया आपके पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के नाम से है, थोड़ी सी मैथ्स इन्होंने जोड़ दी है और बिलीव मी थोड़ी सी ही जोड़ के रखी हुई है।
लेकिन इसके ऊपर एक वेट है, इसके ऊपर सवाल का एक हिस्सा आपके पास अच्छा खासा बन सकता है। ये पूरा आपके पास मैथमेटिकल एरिया है। कुछ स्टेट्स आपने आज से 5000 साल पहले क्यूटी के अंदर की होगी। क्यूटी के अंदर की है, नहीं की भी? मैं आपको थोड़ा सा याद करवा के बताता हूं। रिग्रेशन के बारे में थोड़ी सी बात की होगी, नाम तो याद होगा। कोरिलेशन के बारे में पढ़ा होगा, कोवेरियंस के बारे में नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा है? पढ़ा हुआ है। और वो आपने बेल कर्व के बारे में, टेल इवेंट, तो आपको आती है। मसला क्या, बस यहां से हम थोड़ा सा उसको अपग्रेड करना स्टार्ट करेंगे। ऑल दो आपके पास कैलकुलेशन है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन नहीं है। ये मैं आपको पर्सनल बात बता रहा हूं फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस कि इसमें एप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। सर अगला एरिया आपके पास, ये भी आपके पास थोड़ा सा क्वेश्चन बीएफडी से उठ के आया हुआ है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर आपके पास फॉरेक्स के कुछ आइटम होंगे। बस आप यूं समझ लें, ये सारी कहानी इधर बोर्ड पर था, ये सारी कहानी जो थ्योरी में यहां पर होगी ना, इसकी कैलकुलेशन इस एरिया के अंदर है। इवन इस कैलकुलेशन के अंदर कुछ आइटम ऐसा है जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हुआ करता था। अब क्योंकि सिलेबस में कुछ चीजें उन्होंने ऐड कर दी है, तो उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो ये दो चैप्टर आपने साथ साथ बुक करने। एंड बाय द वे, रेगुलर क्लास में एक असाइनमेंट दिया हुआ था, तो शायद उनका सोर्स ऑफ फाइनेंस भी पूरा हो चुका हो, क्योंकि उनको मैंने सोर्स ऑफ फाइनेंस रीड करने को दिया हुआ। उसका लेक्चर जो है वो है पेंडिंग। इसका रिलेशनशिप किसी के साथ है नहीं, तो मे बी वहां पे लेक्चर देने से पहले मैं आपको अप्रेजल में यहां तक पहुंचा दूं, जहां तक आप इस लाइक हो जाएंगे। कम से कम आप इसको रीड कर लें, समझना नहीं है आपने, रीड करना है। रीड करने के बाद लेक्चर देंगे, और लेक्चर देने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी ना। सर आखिरी जो टॉपिक आपके पास है, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि इस टॉपिक को चैप्टर बना के अलग से ग्रेड बी में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इस पूरी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के ऊपर ही हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हो रहा होता है, जिसको आप लोग उर्फे आम में, इनफैक्ट क्यूटी के अंदर भी आपने बात की हुई है, आप एक आइटम यूज किया करते थे, डिस्काउंट रेट। तो वो डिस्काउंट रेट क्या होता है? जब आपको डिस्काउंट रेट की गेम, वैसे तो हम ये डिस्काउंट रेट की सारी बातें अप्रेजल के अंदर कर लेंगे, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मेरा मॉडल ये है कि हम पहले ये कर रहे होते हैं, तो बाय द टाइम यू गाइस विल रीच हियर, आपका इंक्रीमेंटल टाइम कम खर्च होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के बारे में हम ये भी बात करेंगे, और हमारी रियल लाइफ, देखिए जो बात मैंने आपको कॉस्टिंग में बोली थी ना, एमएफए के लिए सेम है यार। ये सब चीजें आपको रियल लाइफ में काम आ रही होती है ना। ऑब्वियसली अगर आप मुझसे ईमानदारी से ये बात पूछे ना, तो रियल लाइफ में इस तरह काम नहीं आ रही होती कि आप ये चैप्टर पूरा करने के बाद ऑप्शन की प्राइसिंग सीख लेंगे और आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए जो मॉडल यूज किए जाते हैं वो मॉडल बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म के हैं, और उसमें ज्यादातर मैथ्स है। तो ये जो मैथ्स आपको टीच की जा रही है, ये इस लायक नहीं है कि आप ऑप्शन प्राइसिंग सीख सके, लेकिन हाँ, एक प्रिलिमिनरी बैकग्राउंड आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज क्या है। कल को आपको नाम सुनने को आए तो एटलीस्ट आपको मालूम हो कि हम किस तरह से काम कर रहे होते हैं। क्रिप्टो का नाम तो आप सबने सुन लिया हुआ है, बस ये माइंड में रखें कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिप्टो है, उसमें भी सारे ऑप्शन वही मिल रहे होते हैं जो ऑप्शन आपको नॉर्मली शेयर्स मार्केट के अंदर और डेट मार्केट के अंदर मिल रहा होता है ना। सर ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंस पूरा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये सारी वर्किंग इसके ऊपर है। सर तीसरा एरिया आपके पास जो है सिलेबस का, जिसका पोर्शन 35 से 45 के बीच बीच में है, दैट इज योर थ्योरेटिकल एरिया। इस पेपर को कोई अगर ये बोले ना कि ये न्यूमेरिकल का एग्जाम है, बहुत गलत बोलेगा। अच्छा, अगर कोई ये बोले कि थ्योरी का पेपर है, तब भी बहुत गलत बोलेगा। इस पेपर में थ्योरी भी दो किस्म की है। एक थ्योरी वो जनरल मॉडल्स हैं जो हर टॉपिक पे अप्लाई हो सकते हैं, और एक थ्योरी टेक्निकल किस्म की है जिसमें आपको चीजें याद करनी है। सर आप टेक्निकल थ्योरी को और नॉर्मल थ्योरी में फर्क ये समझ लें, पुराने लफ्जों में कोट कर रहा हूं, नॉर्मल थ्योरी, जनरल थ्योरी आपकी बीएमबीएस वाली है, बीएमएस वाली है, अभी आपका जो बीएमएस चल रहा है सीफैप में। और जो टेक्निकल थ्योरी है ना, उसको आप लॉ समझ लें। कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, कुछ आइटम है जिनके नाम आप चेंज नहीं कर सकते। सर आपके पास सेक्शन ए का एक मॉडल है, पूरा ग्रिड है। मैं इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि आप लोगों से मेरी आज मुलाकात हुई और आप ही ने मुझे बताया कि सर हम आपसे ही पढ़ चुके हुए हैं ऑनलाइन, तो मैं जो बात लास्ट टाइम बोला करता था ऑनलाइन वालों, आपको भी बात मैं दोबारा बोल रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी है, मैं मिन्नत नहीं कर सकता और मैं क्या कर सकता हूं। थ्योरी का टॉपिक प्लीज रिकॉर्डिंग मत लीजिएगा, जीरो वैल्यू एड है आपके लिए। लाइव भी मत लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ईमान का आखिरी दर्जा यह है कि अगर रिकॉर्डिंग नहीं ले रहे तो लाइव ले लें। क्या करेंगे, फिजिकल क्लास में आओ। अच्छा मैं आपको रीजन बता देता हूं, बहुत अच्छा। थ्योरी के टॉपिक में एक तो क्लास इंटरेक्शन और क्वेश्चन आंसर आर वेरी इंपॉर्टेंट, ए बी। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सी सर ये काम तुम घर पे बैठ के भी कर लेंगे। घर पे बैठ के तुम्हारा आंसर मैं चेक नहीं कर सकता सर, हम आपको बाद में आंसर भेज देंगे, तो मैं भी आपको बाद में रिजल्ट भेज दूंगा। उसका रीजन ये है कि देखें, अच्छा ये एक मजे की बात और है, थ्योरी के अंदर एग्जामिनर के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती सवाल चेंज करने की। क्या चेंज कर लेगा? 4 ऑप्शन है, उन्हीं 4 ऑप्शन के अंदर उसने घूमना है। बिलीव मी, मैं आपको केस स्टडी दूंगा, ICW के दूंगा और ACCA P3 के दूंगा। लास्ट टाइम भी मैंने उसी को यूज किया है, इफेक्टिव थे, थोड़े बड़े थे लेकिन हमारा काम हो गया था। सर वो केस स्टडी जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो 4 सवाल बाद 5वें सवाल में आप प्रेडिक्टेबल हो चुके होंगे। शर्त यह है कि आप 5वां सवाल सॉल्व भी करें, क्योंकि होता यह है कि जब क्लास में वो सवाल सॉल्व हो रहे होते हैं ना, तो बच्चे का मसला ये होता है कि सर अभी तो मैंने सेम बात लिखी है, अभी तो अगर अभी लिखी है तो तेरा 3 दफा CVB का सवाल आता है, 3 दफा डिसीजन मेकिंग का सवाल आता है, तू 3 दफा सॉल्व करता है। टेक्स्ट में कोई सवाल 3 दफा आता है, 3 दफा सॉल्व करता है। थ्योरी के अंदर ये काम क्यों नहीं करते? क्योंकि थ्योरी में ये काम 3 दफा ही होता है। तो याद रखिए, हम इसके अंदर भी बात करेंगे, तो हो सकता है आप लोगों का थ्योरेटिकल एरिया स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैं उस बैच को, जो हमारा रेगुलर बैच है, और आप लोगों को मर्ज करके थ्योरी का टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। इसके अंदर हमने एक नए सिरे से बात करनी है। सर 5 चैप्टर तो पेस्टिल के ऊपर ही है, 5 चैप्टर तो पेस्टिल के ऊपर भी है। सर हमने पढ़ा हुआ है पेस्टिल कहीं ना कहीं OA लेवल्स के कोर्स में। आज के एग्जामिनर ने इन डेप्थ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और इन सब चीजों को ब्रेक कर दिया है और टेक्निकल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी इंक्रीज कर दिया है। सर एक पूरा चैप्टर आपके पास है, बाय द वे दिस इज द क्रीम ऑफ द होल एरिया। ये कॉन्सेप्चुअल है, ये बहुत मजेदार है, और इसमें मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। सर कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी में आपके पास पोर्टर भाई के मॉडल्स हैं, तबियत के साथ पोर्टर ही पोर्टर आपको नजर आएगा, एक ही बंदा है, सारी थ्योरीज उसी के पास है। सर आपके पास थोड़ी मार्केटिंग भी है। अब बहुत सारे बच्चे जब फर्स्ट टाइम बुक खोलते हैं, इंडेक्स खोलते हैं, वो कहते हैं अच्छा मार्केटिंग भी पढ़नी पड़ रही है। मैं आपको दोबारा बता दूं, आप मार्केटिंग नहीं पढ़ रहे, आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जरा दोनों के अंदर फर्क है। देखिए जिस तरह हाफिज जब कुरान पढ़ रहा होता है तो अरबी याद कर रहा होता है, तफसीर याद नहीं कर रहा होता। आपको ऐसे हाफिज मिल जाएंगे जो कुरान तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको मतलब एग्जैक्ट उसका नहीं पता होगा, क्योंकि वो किसी और इंटेंशन से उन्होंने याद करना स्टार्ट किया। मार्केटिंग यहां पर है, लेकिन ये मार्केटिंग नहीं है, ये मार्केटिंग एनालिसिस है। आपने प्रोडक्ट को अपने ट्रेस करना है। तो वो जो सारी बातें आपने की थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, जो सारी बातें आपने की थी 4 Ps की, वो सारी बातें आपके पास यहां भी एग्जिस्ट करती हैं। सर एक टॉपिक आपके पास इंटरनल एनालिसिस के नाम से है। इस टॉपिक के बारे में भी मैं आपको अभी से भविष्यवाणी जो है वो कर दूं कि इस टॉपिक की डेप्थ कुछ ज्यादा होगी इस दफा। इसके अंदर बेंचमार्किंग के बारे में बात की हुई है, क्वालिटी के बारे में बात की हुई है। सर एक नया टॉपिक लास्ट टाइम भी आ चुका हुआ है, एथिकल डिसीजन मेकिंग, जिसमें एथिक्स के बारे में बात होगी। आप में से जिन लोगों ने ऑडिट पढ़ा हुआ है, शायद वो ये चैप्टर खोल के 2 मिनट के लिए गुमान कर ले, हमें तो आता है, क्योंकि वो जो आपने ICAP का कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा है क्या था, याद दिलाना जरा। हाँ, इंटेग्रिटी और ड्यू केयर, ऑब्जेक्टिविटी, याद आ रहा है सर? वो 5 आइटम इसके अंदर भी हैं। केस स्टडीज भी हैं, ऑडिट की बुक से ज्यादा केस स्टडी यहां पर है। लेकिन यहाँ जो 2 बड़े मॉडल हैं रिस्क मैनेजमेंट के, वो टगर 5 क्वेश्चन मॉडल है और एक अमेरिकन एसोसिएशन अकाउंटिंग का जो है वो है मॉडल। लास्ट टाइम ये आया है और ये मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक कंटिन्यूस बेस के ऊपर आएगा, क्योंकि ये एथिक्स आपके पास बिल्कुल नया एक एडिशन हुआ है। सर एक चैप्टर आपके पास पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऊपर है, जिसमें आपके पास हार्डवेयर के बारे में बात हो रही है, सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो रही है और उनके यूज के बारे में बात हो रही है। जिन लोगों ने अगर खुदा ना खास्ता पुराना वाला BMBS पढ़ा हुआ है, तो BMBS के अंदर भी एक ऐसा चैप्टर हुआ करता था, दिस इज नॉट द सेम चैप्टर। इसमें वो सब चीजें तो हैं ही हैं जो हुआ करती थी, इसमें वो सब आइटम भी आ गया है जो BMS में हुआ करता था। तो इसमें कुछ नए इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। मेरा दोबारा आपसे मशवरा है, ये 30 से 35 मार्क्स का पोर्शन आप एक अच्छी प्रैक्टिस करके इसको अपने पास लॉक कर सकते हैं। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? किसी किस्म का फड्डा, कोई सवाल? मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से अगर आपने ये सिलेबस नोट करना है तो आप नोट कर लें, इसके बाद फिर हम इस पर बात करना स्टार्ट करें आगे। हाँ, वो बुक के अंदर उन्होंने कुछ सवाल ऐड कर दिए, वो तुम चेक कर लेना। हाँ, टॉपिक में आपको सेम होगा। अच्छा, आपने से आई थिंक कुछ रेगुलर के बच्चे भी आ गए। आप लोगों की आज क्लास थी नहीं, न्यू बैच की क्लास थी, लेकिन आप बैठ सकते हैं। आप लोग भी सुन लें, ऑनलाइन वाले भी सुन लें, आप लोग भी सुन लें। आप लोगों को 2 वर्क बुक्स मिलेंगी, वर्क बुक मिलेगी। हाँ, कॉस्टिंग की भी बन गई है, वो उसमें बस वो स्पेस ऐड हो रही है। वर्क बुक आपको 2 मिलेंगी, 1 इज फॉर ग्रेड C एंड 1 इज फॉर ग्रेड A। क्योंकि ये 2 टॉपिक मेरे हाथ में है तो इसकी मैं आपको वर्क बुक दूंगा। ये सर मुजम्मिल, लेकिन इसमें जो कुछ एरियाज ऐसे हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, ये थोड़ा सा शायद मैं भी करवा दूं, टाइम के ऊपर है।
और सर तहा का ये वाला क्वेश्चन है, बाकी सब सर मुजम्मिल मुनाफ या हम दोनों में से कोई एक बंदा शेयर कर रहा होगा। लाइक लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा जो है आई थिंक शायद सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो देख लिया था और वर्किंग कैपिटल सर ने जो है वो करवा दिया था, वरना ये सर तहा का है, ये सर मुजम्मिल जो है पूरा करवाएंगे, या सर मुजम्मिल या मैं, हम दोनों में से जो होगा। ये ए और सी पूरा का पूरा मेरा है, वो आपकी मेरी जिम्मेदारी है। वर्कबुक आपको मिलेगी क्वेश्चंस के साथ जिसमें आपने अंदर ही बैठ के उसको सॉल्व करना है। ये आपको आई थिंक विद इन अ वीक मिल जाएगी। इट्स अप टू द प्रिंटिंग गाय, क्योंकि मेरे पास से काम पूरा हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आपको ग्रेड सी की मिलेगी, ग्रेड ए की अभी आपको नहीं मिलेगी। ग्रेड ए जब स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कॉस्टिंग की और ग्रेड सी की आपके पास वर्कबुक जो है वो हो गई है रेडी। अच्छा जी सर, किसी किस्म का सवाल इसमें हड्डा, आगे बढ़े इसको। अच्छा जी चले से ऑनलाइन वालों कोई क्वेश्चन प्लीज जल्दी से बताएं, इससे पहले मैं आगे बढ़ जाऊं। अपना अली अहमद नाम है क्लास मेरा। किसका नाम बताऊं? ओ वो तो हम प्राइवेट में बातें करेंगे, उसमें और भी बहुत कुछ बोला है। चले जी सर आए, इसको जरा आगे बढ़ाएं। दोस्त कैमरा मोड़ दे, कैमरा मोड़ दे। अच्छा जी सर, पहली क्लास है, मैं ज्यादा टेक्निकल बात नहीं कर रहा, गौर करते जाइएगा, बात सुनते जाइएगा। मेरे भाई जब तुम लोग छोटे थे ना कॉस्टिंग में, तो वहां जो डिसीजन मेकिंग का तुम्हारा स्पैन था दैट वाज विद इन 12 मंथ्स। जो फैसला तुम करने जा रहे हो उसका इंपैक्ट 3 महीने 6 महीने साल के ऊपर आ रहा है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं अपने पास ग्रेड सी में, जो पहला टॉपिक हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का खुल रहा है, इस टॉपिक को आपकी जबान में अक्सर औकात प्यार से टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बोला जाता है। सर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के एस्पेक्ट के अंदर आ रहा होता है। अच्छा, मैं बहुत पहले एक बात बोला करता था, थोड़ा सा थ्योरेटिकल नेचर की इसके अंदर एक बात मैं ऐड कर दूं। वो बात अब मैंने काफी अर्से से बोलना छोड़ दी हुई, क्योंकि वो मॉडल आपके सिलेबस से बाहर निकल गया है। बच्चों को जब डिसीजन मेकिंग के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो बच्चों को बताया जाता है कि कंपनीज में डिसीजन मेकिंग का काम सिर्फ एक लेवल के ऊपर नहीं होता, अक्रॉस द बोर्ड हो रहा होता है। अक्रॉस द बोर्ड से मुराद के कंपनी में अगर स्ट्रेटेजिक लेवल के लोग हैं बैठे हुए, तो ये लोग जो प्लानिंग कर रहे होंगे, प्लानिंग ये भी कर रहे होंगे, डिसीजन मेकिंग इनके पास भी होगी। इनकी प्लानिंग होगी लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, 5 साल 3 साल 10 साल, ये आपके पास कंपनी का विजन कर रहे होंगे सेट। सर सिमिलरली आपके पास जो मीडियम लेवल मैनेजमेंट है वो टैक्टिकल लेवल प्लानिंग कर रही होगी। ये मोस्टली वो लोग हैं जो बजट्स बना रहे हैं। आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लाइक ऑब्वियसली कंपनी के बजटिंग के अंदर बोर्ड वाले ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उनके सामने तो एक डॉक्यूमेंट रखा जाता है जिसको आपकी जबान में मास्टर बजट बोला जाता है कि भैया ये हमने चीजें बना ली हैं, आप बता देंगे साल के एंड में हमने क्या काम करना है। सर सिमिलरली कंपनी में बेस लेवल के ऊपर कुछ ऑपरेशनल लेवल प्लानिंग भी हो रही होगी। किस पियोन को किस दिन बुलाना है, किसको ओवर टाइम देना है, किसको ऑफ देना है, किसके यहाँ खानदान में कोई मर गया है, किसी के यहाँ शादी है, इंक्रीमेंट देना है। आईक्यू में भी ये फैसले मुर्तजा और इब्राहिम नहीं करते होंगे। इट्स अ वेरी पुअर सेंस ऑफ बिजनेस कि अगर इतने छोटे डिसीजन भी वो खुद कर रहे हैं। क्योंकि सवाल ये है कि आप सही है, छोटे डिसीजन भी अगर आप खुद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, द प्रॉब्लम इज स्पैन ऑफ अटेंशन। आपके पास टाइम कहाँ है? ये तो वही बात हो गई कि बच्चे ने पेपर में 10 मार्क के सवाल में, किया भी होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने, 10 मार्क के सवाल में 1 घंटा लगा दिया। अगले 15-20 मार्क के सवाल के लिए आपके पास 15 मिनट बच गए। तो याद रखें ये काम सीनियर लेवल के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं अक्सर एक बात बच्चों को बोलता हूं कि द लाइकलीहुड, अगेन लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन, इनकॉम्पिटेंट क्या होता है? बिहेव योरसेल्फ है। इनकॉम्पिटेंट क्या होता है? जो कॉम्पिटेंट ना हो। यार ये तो तुमने वो लॉ की बुक में आता है, व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड ना हो। ये क्या बात हुई? इनकॉम्पिटेंट क्या होता है? निकम्मा, स्किल्स नहीं है, काम ही नहीं आता, फारिग है बिल्कुल। एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, दैट्स समथिंग एल्स। मैं इनकॉम्पिटेंट की बात कर रहा हूं, परफॉर्म कर ही नहीं सकता। इनकॉम्पिटेंस बंदे के मिलने का चांस, जरा ध्यान से बात सुनिएगा, टॉप लेवल के ऊपर ज्यादा होता है, जूनियर लेवल के ऊपर कम होता है। क्या आप किसी कंपनी में जाएं तो आपको जूनियर लेवल पे कोई निकम्मा बंदा मिले, पियोन आपको निकम्मा मिले, इसका चांस बहुत कम है। प्रिंसिपल आपको मिले निकम्मा, इसका चांस बहुत ज्यादा है।
सर क्यों? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मतलब आप एमएफए में पहुंच गए, स्टैट्स आपने पढ़नी है और आपने कहा मैंने थोड़ी सी वो है पढ़ी हुई क्यूटी में। नहीं सर, यहां जो काम होता है ना उसका रिजल्ट आता है 3 महीने में, 6 महीने में, साल के अंदर। कॉलेज के अंदर निकम्मा टीचर मिलने के चांस कम है, निकम्मा प्रिंसिपल मिलने के चांस बहुत ज्यादा है। वजह, क्योंकि मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो आएगा 6 महीने में। सो इफ आई एम नॉट अ वेरी गुड टीचर या इफ आई एम अ पुअर टीचर, बुरा रिजल्ट आएगा। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, चौथी दफा तो बस हो जाएगी, तो वो टीचर को उठा के बाहर निकाल देगा, अल्लाह हाफिज जाए, या टीचर खुद ही फील्ड से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो हमारी फील्ड में बात फैल जाती है, भाई इसके पास जाना, गया आपका टाइम। सर लेकिन जो प्रिंसिपल है ना, उसकी प्लानिंग का लेवल है 3 साल, 5 साल। तो 3-5 साल बाद जब रिजल्ट आता है, बाय द टाइम यू विल रियलाइज कि इसने जो प्लानिंग की थी वो कितनी एफिशिएंट थी, वो चेक करने का जब टाइम आता है तब तक 3 से 5 साल तो गुजर चुके होते हैं। तो जरा यूं समझे, अगर आप फर्म में ट्रेनी है 14,400 रुपए के ऊपर, और आपने भंड मारने स्टार्ट किए, बड़े भंड, ब्लंडर्स, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, चौथे महीने में आपको रगड़ा मारना स्टार्ट करेंगे, छठे महीने में रेक माल मारेंगे, 8वें महीने में बाहर। लेकिन पार्टनर लेवल के ऊपर अगर आप बात करें, डायरेक्टर लेवल के ऊपर बात करें, तो उसने जो काम करना, रिजल्ट आना 1 से 2 से 3 साल बाद। एक तो उसने 3 साल गुजार लिए। दूसरा, सर अगर उसका रिजल्ट बुरा आ गया, ही और शी इज लाइकली टू गेट 1 मोर चांस। 6 साल आपने गुजार लिया। सर अगर उसका रिजल्ट दोबारा बुरा आ गया, देन दे विल ऑलवेज हैव दिस ऑप्शन, ऑलवेज हैव दिस आर्ग्यूमेंट कि जो रिजल्ट खराब आया है उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस, क्योंकि वो तो मेरे हाथ में नहीं है। तो जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करने वाले लोग होते हैं, उनका स्पैन ऑफ प्लानिंग और स्पैन ऑफ रिजल्ट इतना बड़ा होता है कि अगर उनके रिजल्ट में कोई मिस्टेक हो जाए, दे ऑलवेज अपॉर्शन देयर ब्लेम ऑन अनएक्सपेक्टेड एनवायरमेंटल इवेंट्स। मिसाल के तौर पे, वकास अगर कोविड आ गया तो डायरेक्टर ये बोल सकता है ना कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट इसलिए नहीं हुआ कि कोविड आ गया, मेरा क्या कसूर इसमें, एंड दिस इज अ बायबल आर्गुमेंट। बट माय आर्गुमेंट इज, माय काउंटर आर्गुमेंट इज कि जिस तरह कोविड आने से अनफोर्सीन, अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, उल्टा भी तो होता होगा। कुछ इवेंट्स की वजह से इराक वॉर हो गई, आपका तो उसमें कोई रोल नहीं है, आपने क्या किया इसके अंदर, जंग आपके हाथ में तो नहीं है। लेकिन इराक वॉर की वजह से पाकिस्तान की जो सीमेंट कंपनीज थी, उन्होंने मुशर्रफ दौर में बहुत पैसा कमाया। इराक वॉर की वजह से आपको अनएक्सपेक्टेड, अनफोर्चुनेट इवेंट्स की वजह से आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब प्रॉफिटेबिलिटी हो रही होती है तो फिर क्या होता है? आप चाहें तो प्लीज गो लुक एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें ये सारी बातें हैं लिखी हुई। जिन कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे होते हैं, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही होती है, उनके डायरेक्टर की कंपनसेशन भी उसी हिसाब से बढ़ रही होती है। और बाकायदा एग्जामिनर रिपोर्ट बोल रहा हूं, डायरेक्टर रिपोर्ट में ये बात लिखी हुई होती है कि बिकॉज ऑफ द गाइडेंस, विजडम एंड विजन एंड द प्लानिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हमने पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए। अब देखें जरा, इसको यूं समझें आप कि जब आपके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि हमारी वजह से हुआ है, हालांकि उसके अंदर भी अनफोर्चुनेट इवेंट शामिल थे। लेकिन जब बुरे रिजल्ट आ रहे हैं, यू आर अपॉर्चुनिटी। नाउ जो छोटे लेवल का बंदा है, जो प्यून लेवल का बंदा है, ट्रेनी लेवल का बंदा है, टीचर लेवल का बंदा है, उसके पास ये आर्गुमेंट नहीं होता। क्यों? सर रिजल्ट आता है 6 महीने के अंदर। 6 महीने का मतलब ये है कि आप वो जो अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट पर ब्लेम कर सकते थे, वो आपके पास चांस नहीं बचा। सो नाउ दिस गोस विदाउट सेइंग, सर जितना टाइम पीरियड ज्यादा होना स्टार्ट होगा, उतना ही मेरे पास अनसर्टेनिटी का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एग्रीड? नाउ जैसे ही अनसर्टेनिटी का लेवल बढ़ेगा तो हमारी जबान में इस अनसर्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी वैल्यू जो है वो बाहर निकाली जाती है। वैल्यू से मुराद सिंपल ये है कि अगर मैंने एक बंदे को 100 रुपए दिए आज के दिन, और वो बंदा मुझे 1 साल बाद 105 रुपए पे कर रहा है, तो बोलने के लिए आपकी अकाउंटिंग के टर्म में तो प्रॉफिट 5 रुपए का आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 1 साल बाद जो 105 रुपए होंगे, क्या उनकी वर्थ सेम होगी? मैं आपको आपकी जबान में एक्सप्लेन करता हूं वो दुख जो आपको इस साल के एंड तक मिलने वाला है। आज के दिन मैंने एक बंदे को 150 रुपए दिए। बंदे का नाम था तहा भाई ने वो 150 रुपए लिए
ईमानदारी के साथ अगले साल आए और तहा भाई ने मुझे 200 रुपए पे कर दिया। फ्रॉम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है प्रॉफिट? 50 रुपए का। परसेंटेज में कोट करूंगा 33% का। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं, आज पेट्रोल 1 लीटर 150 रुपए का है और 1 साल बाद 1 लीटर पेट्रोल 250 रुपए का है। तो मुझे बताएं, जब तहा ने मुझे 200 रुपए दिए तो क्या उस 200 रुपए की ओरिजिनल वर्थ, रियल वर्थ वही है जो 1 साल पहले हुआ करती थी? क्यों सर? जब आपने उसको 150 रुपए दिए ना, तो 150 के अंदर 1 लीटर पेट्रोल आया करता था। जब उसने आपको 200 रुपए दिए तो पैसे की वर्थ इतनी स्पीड से कम हो गई कि 250 रुपए का है पेट्रोल, इसी के अंदर 0.8 लीटर पेट्रोल आया करता था। अच्छा, जब आपने ये हिसाब लगाया तो आपने तहा को बोला मुझे और पैसे दे। तहा ने कहा सही है भाई, मैं तुम्हें प्रॉफिट देता हूं 100 रुपए का, 250 रुपए। सर मुझे बताया, तहा मुझे 250 रुपए पे करे, बेनिफिट हो रहा है कोई? नहीं सर, अब अभी भी मेरे पास 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इन लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग आपका कोई भी फैसला सही या गलत होने का मयार उस पैसे की वर्थ के ऊपर है। अब देखें, 100 रुपए का जो नोट आपके जेब में है ना, उसमें फर्क नहीं पड़ता, 100 रुपए का नोट सेम रहेगा। उस 100 रुपए के अंदर जो बाइंग पावर है उससे फर्क पड़ना स्टार्ट होगा। जिस तरह आपने नोट किया होगा, 100 रुपए का नोट, तो मैं बहुत बेकार एग्जांपल दे रहा हूं, आजकल 1000 रुपए का नोट भी पता नहीं आपको जो है वो चल रहा होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आज से चंद साल पहले, 10-20 साल पहले, चार्टेड अकाउंटेंट की फ्रेश क्वालिफाइड की सैलरी 1,00,000 1,50,000 रुपए हुआ करती थी और उन्होंने उस 1,00,000 1,50,000 में बड़ा कुछ बना लिया। उन्होंने बनाया तो उसको देख के हम लोग भी आए कि हम भी सीए करते हैं। अब मसला ये है कि एक जो उन्होंने 1,00,000 1,50,000 में बनाया, कि आज के दौर में 1,00,000 1,50,000 में बन सकता है? अबे 10 लाख में करोला आ जाया करती थी, हमारे पास मेहरान भी नहीं आ रही। एक मसला। दूसरा मसला, सर 1,50,000 रुपए जब उनको मिला करते थे तब सोने का रेट 50,000 था, 60,000 था, 20,000 था। आज वही सोना 1.25 लाख का हो गया। तो अगर मैं सोने के रेट को ही बेंचमार्क बना लूं तो हमें स्टार्टिंग सैलरी 1.25 लाख के बजाय 3.25-4 लाख मिलनी चाहिए। अब हमारा दूसरा गम, हमारी स्टार्टिंग सैलरी आज भी वही है नॉमिनल टर्म्स के अंदर जो आज से 10 साल पहले हुआ करती थी। इसका मतलब यह हुआ कि इफेक्टिवली स्पीकिंग आप लोग सिर्फ गरीब नहीं हो रहे, आप लोग स्पीड के साथ गरीब हो रहे हैं, क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपकी कम होना स्टार्ट हुई। अब एक सवाल है, मैंने पहले एग्जांपल में यूज किया पेट्रोल का रेट, दूसरे एग्जांपल में यूज किया गोल्ड का रेट। तो सर ये तो बड़ी आर्बिट्रेरी किस्म की बात हो गई। कल को ये बच्ची उठेगी, ये बोलेगी हाँ सर आपने बड़ी अच्छी बात बोली, जब 1,00,000 रुपए सैलरी मिलती थी ना आज से 10 साल पहले, तो प्याज 5 रुपए किलो था, आज 80 रुपए किलो हो गया है। तो एक काम करें, प्याज के हिसाब से हमारी सैलरी बढ़ाएं। तो अगर प्याज का रेट 16 गुना बढ़ गया है, हमारी सैलरी भी सर 16 लाख रुपए होनी चाहिए स्टार्टिंग। नो, दिस इज नो बेंचमार्क ना, हर चीज का रेट मुख्तलिफ अंदाज से बढ़ रहा है। तो एक एवरेज रेट निकालने के लिए कि पैसा जो फ्यूचर में आपके पास आना है वो अपनी वर्थ किस स्पीड से लूज कर रहा है, इस टॉपिक को जिसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोला जाता है, यहां पर एक आइटम कैलकुलेट किया जाता है जिसको आपकी जबान में डिस्काउंट रेट बोला जाता है। डिस्काउंट रेट क्या है सर? डिस्काउंट रेट वो परसेंटेज है जिसकी वजह से आपके पैसे की स्पीड हो रही है कम। नाउ अगर आप गौर करें, एज्यूमिंग 10% है, अगर आप गौर करें तो मैंने आपको जो 2 एग्जांपल्स दिए हैं, मैंने एक में पेट्रोल का रेट आपको बताया, एक में गोल्ड का रेट आपको बताया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात बिल्डअप होना स्टार्ट हो गई है कि डिस्काउंट रेट हैज टू डू समथिंग विद इन्फ्लेशन। लाइक जितनी ज्यादा महंगाई होगी, वैसे ये तो रियलिटी है, जितनी ज्यादा महंगाई होगी मेरे पैसे की वर्थ। तो लोग, एक छोटा बच्चा जो फर्स्ट टाइम ये बात सुन रहा हो, जिसको नहीं पता कोई बेस, वो ये प्रिज्यूम कर लेगा कि डिस्काउंट रेट का मतलब होता है इन्फ्लेशन। अगर आप ये प्रिज्यूम कर रहे हैं तो मैं आपको जरा ये बात बता दूं, डिस्काउंट रेट का मतलब इन्फ्लेशन नहीं होता, डिस्काउंट रेट में इन्फ्लेशन भी होता है। तो आप यूं समझ रहे हैं कि जिस चीज को आप इक्विवेलेंट समझ रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ इट। डिस्काउंट रेट इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिस्काउंट रेट। सर डिस्काउंट रेट है क्या? दुनिया भर में एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज अ कमोडिटी। आप जो यहां पढ़ रहे हैं एमएफए, सर्विस आप ले रहे हैं, इट्स ऑल्सो अ कमोडिटी। मेरे घंटे का रेट ये भी एक कमोडिटी है, मैं अपना घंटा बेच रहा हूं, उस घंटे में मैं आपको टीच करके दे रहा हूं, जरा आपको क्लियर भी कर दूं कि मैं क्या कर रहा हूं उस घंटे में। सर सिमिलरली आप मार्केट जा रहे हैं, जूते बाय करने, ऑल्सो अ कमोडिटी। आलू प्याज बाय कर रहे हैं, कमोडिटी। मैकडॉनल्ड का बर्गर खा रहे हैं, कमोडिटी।
मिठाई लेने आप जो है वो चलेगा, आपका अच्छा रिजल्ट आ गया, ये भी एक कमोडिटी है। सर जिस तरह हर चीज को एज अ कमोडिटी ट्रीट किया जाता है, एंड एवरी कमोडिटी हैज अ प्राइस। मैं थोड़ी नई बात कर रहा हूं, बकास गौर करना। सिंस एवरी कमोडिटी हैज अ प्राइस, इसी तरह मार्केट के अंदर पैसे को, कैश को भी कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। अब एक सवाल, इफ एवरी कमोडिटी हैज अ प्राइस, लाइक अ पेयर ऑफ शू 20,000 का है, गाड़ी 20 लाख की है, 1 किलो प्याज 100 रुपए का है, 1 किलो गोश्त 1000 रुपए का है, एवरी कमोडिटी हैज अ प्राइस। मैं कह रहा हूं मनी इज ऑल्सो अ कमोडिटी। मनी ऑल्सो एज अ कमोडिटी, तो मनी की प्राइस क्या होगी? सर द कॉस्ट ऑफ एवरी कमोडिटी इज मनी एंड द कॉस्ट ऑफ मनी इज इंटरेस्ट रेट। तो मुझे एक बात बताएं, जनरल आम जबान के अंदर, सर मार्केट में जब प्याज के रेट बढ़ जाते हैं, अंडे के रेट बढ़ जाते हैं, बीच में बढ़ गए थे, गोश्त के रेट बढ़ जाते हैं, तो जब रेट बड़ी स्पीड से बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो रेट बढ़ने का उस प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है? डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह डॉलर का रेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इंपोर्ट्स डिस्करेज होती जाएंगी। अब आप बोलेंगे सर पाकिस्तान में लोग भी बाय कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो लोग बाय कर रहे हैं, अभी रेट आपका सही से नहीं बढ़ा ना। आप करते डॉलर 300 रुपए का, 400 रुपए का, आप देखें कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी परचेजिंग पैटर्न को चेंज करना स्टार्ट करेंगे। भाई फिर मैं इंपोर्टेड कपड़े नहीं खरीदूंगा। मुझे अगर एक इंपोर्टेड सूट चाइना से मंगा के 3000 का पड़ रहा है, 4000 का पड़ रहा है, 400 रुपए के डॉलर का मतलब है जब वो 10-12 हजार का पड़ना स्टार्ट होगा तो लोग ऑटोमेटिकली लोकल आइटम की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये जो बच्चे अभी ओए लेवल्स पढ़ रहे हैं, है ये भी इंपोर्टेड ही, सही है ना? मैं जरा बता दूं, जो लोग इंपोर्टेड कर रहे हैं आजकल, ये भी इंपोर्टेड है भाई। तो वो जो लोग बेचारे ओए लेवल पढ़ रहे हैं, 15-18 हजार फीस दे रहे हैं एक पेपर की, वो 7 पेपर मिला के लाख रुपए बनती है। जब डॉलर का रेट कल को 400 रुपए का हो जाएगा, तो वो आप लोगों के भी जब पैसे बढ़ेंगे 2-3-4 लाख रुपए, तो लोग बोलेंगे भाई इंटर ही कर लेते। तो सर नॉर्मली क्या होता है, जब किसी चीज की प्राइस बढ़ना स्टार्ट होती है तो उसकी डिमांड, अच्छा इसका रिवर्स ऑर्डर क्या है? अगर किसी चीज की डिमांड गिरना स्टार्ट हो जाए, अब मैं रिवर्स ऑर्डर में काम कर रहा हूं, अगर किसी चीज की डिमांड गिरना स्टार्ट हो जाए तो क्या क्या किया जाता है? सर उसकी प्राइस को फिर कम किया जाता है। सेम relationship will exist with the interest rate and money. The cost of every commodity is and the cost of money is interest rate. तो मुझे बताएं जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? पैसे की डिमांड, जिस तरह आजकल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है पाकिस्तान में, एज ऑफ लास्ट मार्केट ऑपरेशन आपका जो काइबोर है वो 15% के ऊपर आ गया है। 15% इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है लाख रुपया, तो आपको उस पर साल का 15% इंटरेस्ट मिल रहा है। 15%। सर 15% का मतलब यह कि अगर कोई बंदा स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है मिसाल के तौर पे, तो उसकी ख्वाहिश क्या होगी कि मुझे स्टॉक मार्केट में कितना पैसा मिले? 15 से ज्यादा। क्यों? अगर आपसे कोई बंदा पैसे लेके स्टॉक मार्केट में लगाए और साल के एंड पे बोले भाई तूने 1 करोड़ रुपया दिया था, मैंने 12 लाख रुपया कमाया है, तो आप बोलोगे फायदा क्या हुआ? क्यों? तुमने इतना रिस्क लेके 12 लाख रुपए कमाया, ये पैसे बैंक में रखवा देते 15 लाख रुपए आ जाते, तो इसका मतलब आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा वो यकीनन 15 से ऊपर ही जाएगा। कि अगर कोई आपको आके बोले कि मैंने आपके 1 करोड़ पे 20 लाख रुपए कमाए हैं, तो आप बोलेंगे थैंक यू, लेकिन आपने 20 लाख रुपए नहीं कमाए, आपने 5 लाख रुपए कमाए। ये बात आपको वैसे सर मुजम्मिल और मजे के साथ बता सकते हैं, क्योंकि उनके दिल पे गुजरती है, तो उनको ये बात पता चलेगी। उनकी अपनी एक है कंपनी है जिसमें वो दूसरे इन्वेस्टर का पैसा मैनेज कर रहे हैं। हमारे एक और भी दोस्त हुआ करते थे सर जवाद, वो भी यही काम किया करते थे। तो मुजम्मिल ने मुझे एक बड़ी मजे की एक दफा बात बताई। मैंने उससे बोला सर आपकी अरेंजमेंट क्या होती है, आप दूसरों का पैसा हैंडल कर रहे हैं? उन्होंने कहा यार हमारी अरेंजमेंट ये होती है कि जो रिस्क फ्री रेट होता है, रिस्क फ्री से मतलब जो पैसा आपको बैंक में रखवा के मिल जाएगा, उसके ऊपर जो पैसे हम कमाएंगे ना, उस प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज हमें मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट का रेट चल रहा है 15% और मैंने 50% कमाया, तो इन्वेस्टर के सामने जब 50% आएगा तो इन्वेस्टर बोलेगा 15 तो साइड पे कर दो। क्यों? वो तो मिलना ही मिलना था। 33 के ऊपर बात करते हैं, इसमें तुम्हें शेयर मिलेगा। तो आप अगर उनसे पूछेंगे तो हो सकता है वो आपको अच्छी एग्जांपल दे, क्योंकि मेरी अब तक मुलाकात नहीं हुई, उम्रे पे गए हुए। वो इसलिए कि जब उन्होंने मुझे ये बात बताई थी तो रिस्क फ्री रेट 8% पे था, आज वो रिस्क फ्री रेट 15% पर आ गया है। तो अगर उन्होंने अपने फंड में मिसाल के तौर पे 14% पैसा कमाया हो और वो सोच के बैठे हो कि साल के एंड पर 6% का जब मुनाफा है उस पर मुझे बोनस मिलेगा, तो उनका पूरा बोनस गया। क्यों?
क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। एक मसला और है सर, जिन कंपनीज ने लोन लिए हुए थे उन कंपनीज की जो मंथली इंस्टॉलमेंट थी वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आपके यहां जिन जिन लोगों ने लोन पे गाड़ी ली हुई है या घर लिया हुआ है उन सब के इंटरेस्ट रेट की महीने की इंस्टॉलमेंट जो 20,000 रुपए दे रहा था ना, अब वो 40,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। तो अगर आप सोचें किसी बंदे ने घर में 2 गाड़ियां रखी हुई हैं, घर भी लिया हुआ है, 10 चीजें और भी की हुई हैं, और सब चीजें मिला के अगर आपने लोन लिया हुआ है और हर आइटम के हर लोन पे 20-20 हजार रुपए बढ़ना स्टार्ट हो, तो लोग फिर क्या करते हैं, लोग अपने एसेट बेचना स्टार्ट करते हैं। तो होता ही है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मार्केट से मनी सप्लाई बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, मार्केट से कैश कम निकलना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली ये टूल सेंट्रल बैंक यूज कर रहे होते हैं। तो नाउ यू बीइंग एन इन्वेस्टर, आपका काम कैश हैंडल करना है। तो आपने कैश हैंडल करने के लिए मार्केट से पैसा उठाना स्टार्ट किया। सर ये तो हमने अकाउंटिंग के अंदर बात की थी। सर जो बात आपने अकाउंटिंग के अंदर की थी जरा दोबारा से कर लें। बचपन में आपने इक्वेशन यूज की होगी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ऐसे था। सर इसका नाम चेंज कर लें, इस एसेट्स को आप बोल दें एसेट्स एम्प्लॉयड। एसेट्स एम्प्लॉयड से मुराद वो पैसा जो आपने मार्केट के अंदर, जो आपने मार्केट से रेस किया हुआ है। कैसे रेस किया हुआ है? आप पहले अपने इन्वेस्टर के पास गए, प्रिंसिपल इन्वेस्टर के पास गए। में अगर आप हेज फंड है तो प्रिंसिपल इन्वेस्टर, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो मेन शेयर होल्डर, स्पॉन्सर शेयर होल्डर। आपने उससे पैसा मांगा, उसने आपके पास 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया। इस 10 करोड़ रुपए की बेस पर अकाउंट में ये शो करके आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से पैसा मांगा, बैंक ने आपको 4 करोड़ रुपया इशू कर दिया। आप ये 4 करोड़ रुपया लेकर और 10 करोड़ जो आपके पास था, आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए। आपने कहा हमारे पास एक प्रेफरेंस शेयर बाय कर लो, हमसे 1 करोड़ रुपए और बाय कर लो। उन्होंने देखा कि ऑलरेडी लोगों ने इन्वेस्टमेंट आपके पास की है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट कर दिया। तो आपने मार्केट से टोटल पैसा रेस कितना किया है? अच्छा, बिल्कुल सही। सर ये जिन लोगों ने आपको 15 करोड़ रुपए दिए हैं, ये आपके मामे चाचे के बेटे बेटियां तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो बदले में आपसे लेंगे, ऐसा ही है। तो बैंक वाले ने आपको बोला भाई एक काम करो, मेरे जो 4 करोड़ है मुझे उस पर पे कर दो 15%। क्यों? मार्केट में इंटरेस्ट रेट ही चल रहा है, मैं क्या करूं? जब भी तो बैंकों के हो रहे हैं मजे। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के पास फेसबुक स्ट्रीम के अंदर क्या आ रहा होता है। आजकल तो सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो ही जाती है और मीम भी बन रहे होते हैं, तो बच्चों की नॉलेज बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। आप में से किसी ने रिसेंटली प्रो पाकिस्तानी का आर्टिकल देखा है जिसमें हमारे टॉप बैंकर्स की सैलरी लिखी हुई है, सीईओस की? नहीं देखा हुआ? आज प्लीज घर जाके देखें ताकि आपका दिल सही से टूट जाए। उसमें सिर्फ सीईओ की एनुअल सैलरी लिखी हुई है, दैट्स इट, नॉट द पैकेज, सैलरी। ज्यादा नहीं, 340 मिलियन, 360 मिलियन, 280 मिलियन, हाँ 36 करोड़ साल का, 3 करोड़ रुपए महीने की बस। यार आई थिंक ये हबीब बैंक के सीईओ की है, हबीब बैंक, यूबीएल, ये सिर्फ सैलरी है, कैश इतनी होनी चाहिए। ये सिर्फ सीईओ की सैलरी है, डायरेक्टर शामिल नहीं है इसमें। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों सैलरी दे रहे हैं? आप प्रॉफिट तो चेक करें बैंक्स के। अब अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि आप बैंकों के प्रॉफिट चेक करें, तो आपके कोई रिश्तेदारों में कोई बैंक में काम कर रहा होगा, अगर कोई काम कर रहा है तो जरा गौर कीजिएगा, वो रो रहा होता है। हर ब्रांच का एम्प्लॉय आपके पास जो है वो रो रहा है। खुद मेरे पास कितने हैं दोस्त, तो मेरे अभी ईद के मौके पे एक फुप्पो के बेटे आए, वो भी किसी बैंक में, और वो इन्वेस्टमेंट साइड पर है। तो मैंने उनसे सेम बात बोली कि यार आप खुश नजर आ रहे हैं। वो बड़ा सपोर्ट कर रहे थे कि यार ये हुकूमत गलत चली गई, ये वो। मैंने कहा इसका मतलब पैसे हैं इसके पास, पहली निशानी तो हो गई पूरी। तो मैंने उससे बोला वो मेरा दोस्त है, ब्रांच में काम करता है, वो रो रहा है। उसने कहा ब्रांच में कुछ नहीं रखा हुआ। क्यों नहीं रखा हुआ? 15% इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोग अपना जो लोन है लेना ही पसंद नहीं करते, तो ब्रांच का ऑपरेशन तो गए। दूसरा, टैक्स इतने हो गए कि लोग कैश जमा करवाना पसंद नहीं करते। मैं आपकी मेरी बात नहीं कर रहा, हमारे पास तो कैश ही नहीं है, कहां से जमा कराएं? जिनके पास कैश पड़ा हुआ है वो घरों में कैश अपने होल्ड कर रहे हैं। तो बैंक वाला आपको 2 चीजों में होगा परेशान, यार कोई डिपॉजिट दे दो। बिलीव मी, एक ब्रांच की एक बैंक मैनेजर है, उसकी तो अक्सर कॉल आती है, वो तो इतनी मासूमियत से पैसे मांग रहा होता है कि मुझे अफसोस हो रहा होता है कि यार ऐसा लग रहा है अपने लिए मांग रहा है।
कि महीना एंड हो रहा है, एक दिन मैंने एक दफा चेक लिख दिया, फोन आ गया, आपने पैसे क्यों निकाल लिए, आपको कोई हमसे मसला है? मैंने कहा भाई कोई मसला नहीं है। तो निकाले क्यों? मैंने कहा मतलब क्या मतलब है क्यों निकालूं? नहीं ईद आ रही है। अबे मैंने कहा भाई तुम मुझसे रिश्तेदारी मत करो, निकाल लिए आ जाएंगे, पैसे हैं ही इतने, नहीं आप कोशिश करें हमारे बाकी अकाउंट बंद करके हमारे पास आ जाए। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो उसने मुझे बताया कि असल में जितनी भी बोरोइंग हो रही है 15% के रेट के ऊपर, वो या तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं जिनका बिजनेस साउंड है, पता है उनको सेफ है हम, या फिर आपके पास जो आपकी गवर्नमेंट है वो कर रही है। तो बैंकों के प्रॉफिट बड़े इसलिए रहे हैं कि वो स्टेट बैंक से पैसा बोरो करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं। एक मजा बैंक्स को और भी आ गया, क्योंकि आप लोग अब एमएफए पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होगा कि कुछ अर्से पहले जो लास्ट गवर्नमेंट हमारी अभी जो गई है, उन्होंने आईएमएफ के बोलने पर एक लॉ पास किया था असेंबली में, जिसको स्टेट बैंक ऑटोनॉमी बिल बोला जाता है। इफेक्टिव मतलब यह कि स्टेट बैंक अब इंडिपेंडेंट हो गया। तो अब चाहे इमरान भाई बैठे, शहबाज भाई बैठे या ताहा भाई बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट बैंक आपके हाथ में। अच्छा उससे और क्या हुआ है, गवर्नमेंट अब अपने पैसे की जरूरत पूरी करने के लिए डायरेक्ट नोट छाप नहीं सकती, गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा। किससे बोरो करना पड़ेगा? स्टेट बैंक से नहीं, आईएमएफ से तो डॉलर करेंगे ना बोरो, लोकल करेंसी भी आप प्रिंट नहीं कर सकते। अपनी करेंसी तो बंदा प्रिंट कर सकता है, दुनिया का हर मुल्क यही करता है। पैसे की जरूरत पड़ रही है, गवर्नमेंट नोट प्रिंट कर, घटिया मेजर है लेकिन मेजर तो है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती, वो बाकायदा जाएंगे स्टेट बैंक को बोलेंगे या बैंक्स के थ्रू बोरो करना स्टार्ट करेंगे। तो अब बैंक्स पैसा देंगे गवर्नमेंट को, पहले भी दिया करते थे लेकिन अब तो मजबूरी है, अब तो खरीदना ही यहीं से है। तो इसका मतलब बैंकों के फुल मजे। क्यों? जितना पैसा गवर्नमेंट को चाहिए बैंक स्टेट बैंक से बोरो करके देगा। तो आप यूं समझ लें कल को अगर ये बैंक ऐसे ही मस्ती में आ गए, हबीब बैंक, यूबीएल, राइट, 4-5 बड़े बैठे, बोला हम घूमने जा रहे हैं तो भाई बाद में आके बात करेंगे, फोन बंद कर दें, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पैसा बोरो करने के लिए कोई और ऑप्शन है नहीं। यार ये मुझे इसकी लीगैलिटी नहीं पता कि रिवर्स हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन ये बहुत कंट्रोवर्शियल बिल था। और कंट्रोवर्शियल इसलिए था कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी किसी भी सेंट्रल बैंक की ऑटोनॉमी गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि अभी मैं देखना चाह रहा हूं होता क्या है। मुझे तो किसी ने ये भी बताया था, जो लॉ के मैंने शुरू में वो पढ़े थे पॉइंट्स, कि जो इसका स्टेट बैंक का हेड होगा, यू कैन नॉट रिमूव हिम। अभी रजा बाकर जो गया उसको निकाला नहीं है, उसकी टर्म पूरी हो गई है तो वो गया है। रजा बाकर इज एक्चुअली नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इज अपॉइंटेड बाय आईएमएफ। तो अगर अब जो नया आएगा, मेरे ख्याल है जो मैंने जो पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं उसको दोबारा चेक कर लूंगा, अगर वो छुट्टियों पे जा रहा है ना तो अपनी जगह वो बोले ना कि मैं अली अहमद को लगा के जा रहा हूं, तो फिर अली अहमद को अपॉइंट करना पड़ेगा। हालांकि मेरे पास स्टेट बैंक का गवर्नर बनने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो अबे अली अहमद क्या, वो हमारा गेट पे जो गार्ड बैठा है उसको भी बोले बैठियो। एक मिसाल आपको ये दे रहा हूँ कि वो चॉइस उसके हाथ में आ गई है। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि वो गेट वाले गार्ड को पकड़ के बैठा देगा, लेकिन वो अपनी जगह बंदा भेज सकता है। इमेजिन दैट। नाउ थिंग इज, ये जो 4 करोड़ रुपए लिए 15% चार्ज कर रहे हैं। अब मैं शेयर होल्डर के पास गया, तुम्हें क्या चाहिए? उसने बोला चाहने के लिए बचा क्या, 15 तो तुम बैंक को दे रहे हो, तो मैं तो रिस्क बहुत ले रहा हूं, तो एक काम ऐसा करो, कोशिश करो 25% तक मामला बैठ जाए। फिर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गया, तुम क्या चाह रहे हो? उसने कहा यार मुझे इन दोनों के बीच में कुछ कर दो, मुझे दे दो 20%। अब मुझे एक बात बताएं, एक दफा दोबारा से मैंने मार्केट से कितना पैसा रेस किया? इस 15 करोड़ के बदले जिन 3 पार्टी से मैंने पैसा लिया उनको मुझे कुछ ना कुछ पे करना है, ऐसा ही है। मुझे बताएं बैंक को मैंने कितना पैसा पे करना है? हाँ थैंक यू, आई कैन सी दैट। अबे नंबर में बता, 60 लाख रुपए, दिस इज 6 मिलियन, ऐसा? अच्छा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मैंने बोरो किया 1 करोड़ रुपया, उसको मैंने कितना पे करना है? 20,000, विच इज 2 मिलियन, ऐसा? और जो मैंने अपने प्रिंसिपल स्पॉन्सर से रेस किया है 25 मिलियन, नहीं पक्की बात है 25 मिलियन, हाँ फिर 25 मिलियन। तो दोबारा से मैंने मार्केट से 10 करोड़ रुपया लिया अपने इन्वेस्टर से, 4 लिया लोन प्रोवाइडर से, बैंक से, 1 करोड़ लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ये 15 करोड़ जो मुझे मिला है ये उसकी कॉस्ट है। कितनी कॉस्ट आ रही है? मुझे 25 लाख देना है शेयर होल्डर को,
25 मिलियन देना है शेयर होल्डर को, माजरत 2 मिलियन देना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, 6 मिलियन देना है बैंक को। मुझे बताएं टोटल कॉस्ट क्या आ रही है इस पूरे की, कितनी? 33 मिलियन। और ये जो पैसे आपने पे किए, ये किस इन्वेस्टमेंट के लिए आपने पे किए? तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ये बोल सकता हूं 150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए आपने 33 मिलियन मार्केट में पे किया। एज्यूम करें आपका नसीब बदल जाए और कोई 3 इन्वेस्टर आपके पास आए और आपके हाथ में 15 करोड़ रुपए रखें, बोले ये रखो 1 साल बाद मुलाकात करेंगे। तो अगर तुम 1 साल बाद उनके पास 150 मिलियन के साथ साथ 33 मिलियन का प्रॉफिट लेकर गए तो तुम्हारे हाथ में कुछ आएगा? क्यों सर? वो 33 मिलियन सारे का सारा पे करना पड़ेगा। अच्छा, अगर तुम साल के एंड पे 200 मिलियन साथ लेकर गए, अब क्या होगा? सर 150 मिलियन तो बाहर निकाल दें। क्यों? वो तो उनकी इन्वेस्टमेंट है। आपने कितना कमाया? 50 मिलियन। सर इस 50 मिलियन में से जो बच जाएगा उसमें से आप 25 मिलियन पे करेंगे शेयर होल्डर को, 2 पे करेंगे इसको, 6 पे करेंगे इसको। जब आप सब निकाल देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? ये 17 मिलियन वो है जो आपने अपने इन्वेस्टर की वेल्थ को इंक्रीज किया है। तो ये 33 मिलियन, सॉरी ये 17 मिलियन आपका नहीं भाई, क्या हो गया? आप तो डायरेक्टर हैं, आप तो सीईओ हैं, ये पैसा तो शेयर होल्डर का है। सर शेयर होल्डर को तो मैंने 50 मिलियन दिया ना कमा के। ना वो बोलेगा 33 तो मुझे ऐसे भी मिल रहे थे, 33 तो मुझे ऐसे भी मिल रहे थे। तुमने कितने कमाए? 17 मिलियन। अब 17 मिलियन जो तुमने वैल्यू एड की है, तुमने मेरी वेल्थ इंक्रीज की है। तो क्योंकि तुमने मेरी वेल्थ इंक्रीज की है, इस 17 मिलियन में से मैं कुछ परसेंट तुम्हारे साथ शेयर कर लेता हूं। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आपको एक बात का आइडिया हो गया। 150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए आपने 33 मिलियन पे किया है। यही बात अगर मैं आपसे परसेंटेज के अंदर पूछ लूं तो क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं? 33 मिलियन डिवाइडेड बाय 150 मिलियन, ये क्या बन गया? क्या मतलब? सर इस 22% को आपका एग्जामिनर जब डिस्काउंट रेट बोलेगा तो इसका मतलब यह है कि आप जिस प्रोजेक्ट में भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, आपके पैसे की वर्थ 22% के हिसाब से कम हो रही होगी। अगर आपके पैसे की वर्थ 22% के हिसाब से कम हो रही है और उसके बावजूद आपकी वेल्थ बढ़ रही है, आप वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो। जो काम मैंने यहाँ एब्सोल्यूट बेस पे ऊपर किया, वो काम मैंने यहाँ पे करना स्टार्ट किया। तो मुझे एक बात बताएं, डिस्काउंट रेट मैंने निकाला है, यही चीज जो ऊपर आपने शो की परसेंटेज की फॉर्म में। तो मेरा आपसे एक सवाल है, इस पूरी कहानी को हमारी जबान में डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। एक नाम तो आपने देख लिया, डिस्काउंट रेट। दूसरा नाम इसको प्यार से बोला जाता है वैक, विच स्टैंड फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मुझे एक सवाल है, इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या क्या आता है? इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर सुने, इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आती है, इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर कॉस्ट ऑफ डेट आता है, और इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कुछ आइटम और भी आते हैं। कैसे? इन्वेस्टर ने कहा चलो ये तो मुझे क्लियर हो गया कि 22% मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो अगर अब मैं किसी प्रोजेक्ट में 100 रुपए लगाता हूं और मुझे 20 रुपए मिल रहे हैं, मना कर दूंगा। अगर किसी प्रोजेक्ट में 22 रुपए लगाता हूं तो मैं 22 या उससे ऊपर के प्रोजेक्ट पे हाँ बोलना स्टार्ट करूंगा। लेकिन इन्वेस्टर ये बोलेगा कि यार इस 22% में मेरे पास इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, मेरे पास क्या कहते हैं इक्विटी पूरी हो रही है, ये सब आइटम पूरे हो रहे हैं। लेकिन एक मसला है, मसला ये है कि ये प्रोजेक्ट मैंने लगाया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में देयर इज अ पॉलिटिकल रिस्क, सेक्शन ए, हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो क्योंकि मैं रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इस एडिशनल रिस्क को बेयर करने के लिए मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए। तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा मैं इसके अंदर एक 3% और ऐड कर रहा हूं। किस चीज का? रिस्क प्रीमियम। फिर उस इन्वेस्टर ने एक बात और बोली, मैंने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में किया, डॉलर की फॉर्म में मैंने की थी इन्वेस्टमेंट, डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करवाया। जब मैं वापसी जाऊंगा रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करवाने, तो एक तो इनके रुपये की वैल्यू जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगी,
मैं जब डॉलर लेकर आया 150 रुपए का था, अब जब मैंने डॉलर वापसी करवाने 180 रुपए का है, तो मुझे प्रॉफिट का बेनिफिट नहीं हुआ। दूसरा मसला और ये भी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास डॉलर नहीं रखे हुए, ये पैसे बाहर लेके जाने में तंग करेंगे। क्या पैसे अगर बाहर निकल भी गए तो टाइम बहुत लगेगा। तो मेरा लिक्विडिटी का है एक मसला, मैं इसमें 2% और ऐड कर देता हूं, लिक्विडिटी प्रीमियम। अच्छा सर, फिर एक मसला और भी है, मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं, तो एक जनरल इन्फ्लेशन भी बहुत हो रही है। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं इतना अमीर हो जाऊं कि मैं महंगाई से ऊपर निकल जाऊं, तो मुझे उस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए एक 5% जनरल इन्फ्लेशन ऐड करनी है। अब जरा गौर से बात सुना, बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। मुझे बताएं, हमारी कंपनी का डिस्काउंट रेट या हमारी कंपनी का वैट अब क्या बन रहा है? कितना? 34। अब अगर कोई भी प्रोजेक्ट 34% के ऊपर डिस्काउंट हो और तब भी वो पॉजिटिव एनपीवी दे, तो वो हमारे बहुत सारे मसले हल कर रहा है। क्या क्या? वो शेयर होल्डर को पैसा पे कर रहा है, बैंक को पैसा पे कर रहा है, रिस्क के मामलात को देख रहा है, लिक्विडिटी के इशू को देख रहा है, इन्फ्लेशन के इशू को देख रहा है। अच्छा, आपने एक बात नोट की, मैंने एग्जांपल देते देते आपको क्या बात बोली? मैं एग्जांपल देते देते आपको बोला कि उसने 3% ऐड कर दिया क्योंकि रिस्क प्रीमियम है। पाकिस्तान एक रिस्की मुल्क है, साउथ एशियन कंट्री है, और इस रिस्की मुल्क में रिस्क मजीद बढ़ गया। क्यों? हुकूमत चेंज हुई, अपोजिशन रोड पर आ गई है, तो देयर इज एडिशनल पॉलिटिकल रिस्क इन पाकिस्तान। तो हो सकता है, कहा हो सकता है इन्वेस्टर बोले क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और हो सकता है आईएमएफ पाकिस्तान का लोन रीनेगोशिएट ना करे, तो लिक्विडिटी रिस्क भी बहुत बढ़ रहा है। तो मैं अब 3% नहीं, मुझे चाहिए 6%, लिक्विडिटी चाहिए 4%। तो मुझे पता है क्या होगा सर? होगा ये 22 6 28 28 4 32 और 5 सर, मेरा डिस्काउंट रेट बढ़ के हो जाएगा 37%। इसका मतलब पता है क्या हुआ? जैसे ही मेरा डिस्काउंट रेट बढ़ेगा, जितनी कंपनीज ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो अपने सारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को रीवैल्यूएट करेंगी ऑन 37%। और अगर अब उनको लॉस आना स्टार्ट हो तो वो क्या करेंगे? अब वो एग्जिट मारना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये बात क्वांटिफाइड टर्म में मैं आपको समझा दूं कि व्हाई पॉलिटिकल रिस्क इज बैड फॉर द कंट्री, क्योंकि होता यह है कि जब भी कोई अनसर्टेनिटी होना स्टार्ट होती है, उसकी वजह से इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ना स्टार्ट होता है। तो होता यह है कि पुराने प्रोजेक्ट मैंने अप्रेस किए थे 22% के ऊपर, नया प्रोजेक्ट का रेट हो गया 37% के ऊपर, तो बहुत सारे इन्वेस्टर अपना कारोबार बेच के भागना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो कहता है यहां पर मेरी वेल्थ उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही जितना रिस्क मैं ले रहा हूं। दिस इज द रीजन कि अगर एक कंपनी के शेयर अर्निंग 1 रुपया है ना, और उसकी शेयर प्राइस 5 रुपए 8 रुपए या 10 रुपए है, तो पाकिस्तान में बड़ा अच्छी बात होती है। लेकिन यूके में अगर किसी कंपनी की इनकम 1 रुपया है तो उसकी शेयर प्राइस 80 रुपए के ऊपर होती है। सर, इतना ओवर वैल्यूड क्यों है? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर या यूके के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज में इन्वेस्टर को पता है कि स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर आपको नहीं पता, दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े मुल्क हैं, उन्होंने अपने पैसे जमा करके अपना एक फंड बनाया हुआ है। हमारे मुल्क के पास तो पैसे नहीं है ना, कुछ मुल्कों के पास पैसे इतने हैं कि दे इन्वेस्ट दैट मनी। ऐसे फंड्स को, ये बात प्लीज याद रखिएगा, पाकिस्तान में तो जॉब्स ही नहीं आती इस तरह की, सॉवरन वेल्थ फंड बोला जाता है। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो फंड है वो नॉर्वे का है, अराउंड $1200 बिलियन। मतलब उस फंड की वैल्यू इतनी है कि अगर वो अपने फंड को डिसॉल्व कर दें और हर नॉर्वेजियन के अंदर बांट दें, क्योंकि वो है बेसिकली पूरे मुल्क का, तो हर शहरी को $6 मिलियन मिलेगा। घर में कोई बच्चा है तो $6 मिलियन उसका भी है। पाकिस्तान में पैसे हैं नहीं, हमारे पास लोन है, तो अगर आप वो लोन बांट दें तो हर बंदे के जिम्मे कुछ लाख का कर्जा निकलेगा। तो आपको पता होगा एक और भी मुल्क है जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं और हमें अच्छे भी जो है वो रखने हैं, नॉट चाइना, कतर। कतर के पास भी एक सॉवरन वेल्थ फंड है जिसकी वैल्यू 2020 की मैं आपको बता रहा हूं, मुझे 22 की नहीं पता, इज अराउंड $650 बिलियन, $650 बिलियन। और उस $650 बिलियन का एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट लंदन में हुई भी है। सिग्निफिकेंट कितनी ज्यादा? लंदन की प्रॉपर्टी का ब्रेकअप आया था एक दफा कि हु ओन्स द लंदन,
मतलब मेन शहर जो है वो किसके पास है। वैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ये चेक कर लेंगे पूरा जो कराची है वो इतने स्क्वायर किलोमीटर है, कितने किलोमीटर पे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो किसके पास है? आर्मी के पास है। नहीं मतलब पूरा शहर फैसल उन्हीं के पास है ना, मतलब वो नहीं। तो उन्होंने इस तरह ब्रेकअप बनाया था। तो जो क्वीन है, क्वीन के पास जो क्वीन की ऑफिशियल प्रॉपर्टी है वो चौथे नंबर पर आती है। जो लंदन की म्युनिसिपल गवर्नमेंट है जिसकी जमीन के ऊपर रेलवे बना हुआ है वो तीसरे नंबर पर आता है। कतरी फैमिलीज, रॉयल फैमिलीज दूसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पे पता नहीं कौन आता है, आई थिंक उन्हीं की कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है। कॉर्पोरेट उनका कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत भारी है भाई। पॉइंट इज उनके जो लोग आते हैं वो तो अपनी जगह, उनका कॉर्पोरेट आ रहा है सेक्टर, क्वीन आ रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ रही है, सही है। लेकिन सवाल ये है कि कतरी रॉयल फैमिली 15% एरिया उनके पास हो, लंदन की प्रॉपर्टी आप सोच नहीं सकते। आप समझे कि पूरा पाकिस्तान और हमारा कराची, लाइक आपको पता, अगर नहीं पता हो तो हमारे कराची की प्रॉपर्टी अननेसेसरीली एक्सपेंसिव है। जितने पैसों में पंजाब साइड पे कोठी मिल जाती है, कोठी बोलते हैं उसको, पूरा घर होता है बड़ा सा, उतने पैसों में हमारे यहाँ 120 गज का मकान भी नहीं आ रहा आजकल। सीरियसली आई एम नॉट किडिंग, मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, डर तो आप खुद रहे हैं। ठीक है सर, प्रॉपर्टी इतनी महंगी तो वहां क्यों इन्वेस्ट किया हुआ है? अब एक बात सोचने की है, थोड़ा पैसा पाकिस्तान में भी लगा देते। तो हमने फिर सर्च करना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि उस सॉवरन वेल्थ फंड ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की हुई है। और पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े बैंक और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनके पास पीछे पैसा उन्हीं का लगा हुआ है। मतलब वो एक ही ग्रुप सिंगल हैंडेडली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। या आई थिंक ASVWL है या आपकी कौन सी वाली है, मुझे किसी बड़ी कंपनी का नाम भूल गया है, बड़ा मशहूर एक स्टार्टअप है, उसमें सारा पैसा इसी फंड का लगा हुआ है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तो आप मुझे बात बताएं, होता क्या है जब इनका डिस्काउंट रेट बढ़ना स्टार्ट होता है ना, ये उन मुल्कों से भागना स्टार्ट कर देते हैं ना। ऑब्वियसली दे आर नॉट इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान ओनली, दे आर इन्वेस्टेड इन द वर्ल्ड। तो इनकी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो रिसेंटली हुई है वो इंडिया के अंदर हुई है। इंडिया में जो बड़े बड़े फंड, क्यों वजह सर, उनके यहाँ स्टेबिलिटी जरा ज्यादा है तो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। क्या ये बात ज्यादा क्लियर होती है? ये जितनी बात आपने की है, ये सारी डिस्कशन कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के ऊपर थी, वैक के ऊपर थी। इस वैक को यूज कैसे करना है, विल सी दैट इन नेक्स्ट क्लास, जहां से इसको आगे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आज हमने कोई टेक्निकल बात नहीं की है, जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। कल से इंशाल्लाह हम इसके सवाल के ऊपर बात करना स्टार्ट करेंगे। छुट्टी करें, थैंक यू।